हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाउ टू प्रिपेयर गेट एंड नेट एग्जामिनेशन और स्ट्रेटजी दूंगा मैथमेटिकल फिजिक्स की। तो इसमें डिस्कस करूंगा मैं मैथमेटिकल फिजिक्स में कि हमारा जो पेपर आता है गेट और नेट का उसमें कितने मार्क्स का इसमें कंट्रीब्यूशन है। साथ साथ इसमें रेफरेंस बताऊंगा कि कौन कौन से रेफरेंस हैं जो इसमें आप जिनकी मदद ले सकते हैं। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो ये इस पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो मैं बताना चाहूँगा काफ़ी क्रूशियल बुक है कंपटीशंस के लिहाज से मैथमेटिकल फिजिक्स। और इस बुक का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर आपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की हुई है और आपने हर तरीका की प्रॉब्लम्स निकाल रखी हैं तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस का पोर्शन चलता है और कैलकुलेशंस जो होती हैं उसमें आप परफेक्ट होने चाहिए। तो परफेक्ट होने के लिए कैलकुलेशंस के लिए हमें लगातार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस मैथमेटिकल फिजिक्स से करने चाहिए, जिसके चलते यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में इजीली सॉल्व हो सकें। तो जो पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा है गेट एग्जाम में। तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस एक मार्क्स के आते हैं, तो अप्रोक्स 3 मार्क्स की गेट में आती है 1 मार्क्स में, और 4 क्वेश्चंस आते हैं 3 से लेकर 5 में वेरी करते हैं। अप्रोक्स 4 क्वेश्चंस का एवरेज मिलता है इसमें। तो 8 मार्क्स का यहाँ से आता है, तो करीब करीब 10 से लेकर 12 मार्क्स तक आती है। ये एवरेज 11 मार्क्स का रहता है। नेट के एग्जाम में 3.75 का सेक्शन बी का क्वेश्चन होता है। 4 to 5 क्वेश्चंस इसमें बी सेक्शन में मिलते हैं, कई बार 5 मिल जाते हैं, तो 18.75 तक भी आती है। और उसके बाद जो सी सेक्शन है, ये बी सेक्शन का पोर्शन था जो 3.75 का है, और ये बी सेक्शन से आता है नेट के एग्जाम में। और सी सेक्शन में आते हैं 4 क्वेश्चंस, और 4 क्वेश्चंस जो आते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं, तो 20 मार्क्स की इधर आती है। तो ये अप्रोक्स 38.75 मार्क्स की आती है। और जनरली जो वेरी करती है इसमें कई बार है क्वेश्चंस 5 की जगह 4 आ जाते हैं, तो उस हिसाब से इसका वेरिएशन चेंज होता रहता है। तो अप्रोक्स जो 35 के अराउंड ये बुक रहती है, और जो एवरेज है इसका अगर पीछे के पेपरों का एनालिसिस किया जाए तो काफ़ी क्रूशियल बुक है कंपटीशंस के लिहाज से। तो आप देख सकते हैं कि 38.75 मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, जहां हमें 200 का पेपर अटेम्प्ट करना होता है, उसमें 38.75 कंट्रीब्यूशन अप्रोक्स इसी बुक का आ जाता है। इसका मतलब है मैंने पहले इससे पहली जो वीडियो थी उसमें डिस्कस भी किया था कि मैथमेटिकल, क्वांटम और ईएम की क्रूशियल बुक हैं, और अगर इन तीनों बुकों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए तो ये 3 बुक्स जो है वो सिलेक्शंस की दौड़ में ले आती हैं, क्योंकि इन तीनों बुकों का जो सम है वो अप्रोक्स 100 मार्क्स का रहता है। तो उसी कड़ी में ये मैंने वीडियो डिस्कस की है। और हाउ टू प्रिपेयर गेट एंड नेट एग्जामिनेशंस में ईएमटी और क्वांटम मैकेनिक्स पर मैं स्ट्रेटजी ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो मेरी वो वीडियो देखना ना भूलें, वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल सिद्ध होगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि जो मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूँ उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहें। इसमें बुक रिकमेंडेड बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी बुक इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे पास एच के दास का रेफरेंस है वो होना ही चाहिए। एच के दास में मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है, और चाहे वो गेट का हो, चाहे नेट का, बार्क टिफर और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम। इस बुक की खास खूबी यह है कि सारा जो सिलेबस है उसको कवर कर जाती है। तो एच के दास सभी के पास होनी चाहिए, एक अच्छा रेफरेंस है। साथ साथ एच के दास को आप डिफरेंट बुकों से सपोर्ट करें। एच के दास को सोम से कर सकते हैं सपोर्ट। सोम सीरीज में भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैट्रिक्स और वेक्टर का सोम सीरीज का पोर्शन पढ़ लें, काफ़ी बेनिफिशियल है। और सोम से कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है सोम सीरीज से। तो इसलिए ये पोर्शंस अगर आप कर लेंगे तो ये आपको फंडामेंटल कंसेप्ट मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे से तैयार करा देगा। तो ये एक अच्छा रेफरेंस है सोम सीरीज के जो पार्ट्स आते हैं, तो इन पोर्शनों को पढ़ सकते हैं। मैट्रिक्स में कृष्णा पब्लिकेशंस वशिष्ठा की बुक चलती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर पुराने ओल्ड पब्लिकेशन में मिलती है तो वशिष्ठा साहब से आएगी। तो कृष्णा के पब्लिकेशंस के रेफरेंस पढ़ें मैट्रिक्स के लिए, और डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी कृष्णा पब्लिकेशंस और सोम सीरीज से इसे सपोर्ट कर दें। डिफरेंशियल इक्वेशंस को एच के दास से भी पढ़ लें। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सोम सीरीज पढ़ लें, और वशिष्ठा जयन शर्मा की जो बुक आती है एमएससी लेवल पे, उसको इनमें से दोनों में से एक बुक फॉलो कर लें। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का होगा। बीएससी लेवल पर जो कृष्णा पब्लिकेशंस के रेफरेंस आते हैं उनको पढ़ लें, सिलेबस के हिसाब से मार्क कर लें, और मार्क करके क्या क्या चीज़ें सिलेबस में मेंशन है उस हिसाब से कृष्णा पब्लिकेशंस की ग्रेजुएशन की लेवल की बुकों को भी पढ़ लें। तो काफ़ी इस बुक में मेहनत लगाएं। एक रेफरेंस आता है क्रेजिक की बुक चलती है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की,
और ये काफ़ी यूजफुल बुक है, इसको भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी मेरा, अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ना चाहें और चाहें कि एक ब्रीफ हमें केवल पढ़ना है, तो ब्रीफ में मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि एच के दास से पढ़ लें जो सिलेबस है। पहले सिलेबस को मार्क कर लें एच के दास की बुक में कि हमारे गेट और नेट के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स को कर लें और टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद में HB पेंसिल से उन्हें मार्क कर लें कि सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं। आगे गेट और नेट का मेंशन कर लें कि गेट और नेट का, गेट में ये है और नेट में ये पोर्शन है। साथ साथ क्या करें कि जैसे आप मार्क कर लें उसी में वहाँ पे जहाँ पे सिलेबस मार्क कर रखा है पीछे के 5 ईयर्स के पेपर, 6 ईयर्स के पेपर जो हमारे नेट के एग्जाम में, उसमें से देख लें कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं जो मार्क करें सिलेबस में वहीं पे लिख दें कि इस टॉपिक से नेट के इस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, इस ईयर में आया हुआ है, इस ईयर में आया हुआ है। वहाँ पे लिख दें कि सपोज क्या कोई क्वेश्चन नेट जून 2017 में पूछा गया है तो मेंशन कर दें वहीं सिलेबस के ऊपर ही जो बुक है एच के दास की पे, वहीं पे लिख दें नेट जून 2017, या कोई 2015 में आया तो उस पर लिख दें। उसके बाद क्या होगा कि जैसे आप सिलेबस पे लिखेंगे और उसे HB पेंसिल से लिखें, जिसके चलते आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कंपटीशंस के लिहाज से, तो आप उसी हिसाब से फोकस पॉइंट में उन टॉपिक्स को ले जाना कि जो आपके फोकस पॉइंट्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे कि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो गेट नेट में लगातार पूछे जा रहे हैं। उसी तरीक़ा से गेट के पेपर के लिए या जो आप जेस्ट की या और जो जेम के स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि सिलेबस में मेंशन कर लें और फिर उसके बाद में देख लें कि भाई कौन से कहाँ से हमारा क्वेश्चन आ रहा है, उसी हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशंस को बढ़ा दें। तो ये मैं कहना चाहूँगा। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जैसे आपको ये पता चल जाता है कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसके बाद में उस हिसाब से एक स्ट्रेटजी बना लें पूरी की पूरी बुक की, और देखें कि जब आप बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस हिसाब से देखें कि आपने देखा कि भाई मैट्रिक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में देख लें कि पीछे गेट और नेट के क्या क्या टॉपिक्स ऐसे रहे हैं जो पूछे जाते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें मेंशन किए हैं और आप भी पेपरों का एनालिसिस करके फिर देखें, आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से, तो मैट्रिक्स का सबसे हॉट क्वेश्चन रहता है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना। आइगन वैल्यू के लिए पूरा कंसेप्ट तैयार कर लें, साथ साथ ये याद कर लें कि अगर n/n की कोई मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइगन वैल्यू होती हैं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट आइगन वैल्यू के सम के बराबर होता है। तो वो कंसेप्ट याद रखें। किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर लें तो वो आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो उन प्रॉपर्टीज़ को याद कर लें। ए बी इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो जो वेरियस प्रॉपर्टीज है उन्हें देख लें और उन पर क्वेश्चंस करके रखें। इनवर्स कैलकुलेट करने का रख लें कि ए इनवर्स अगर हमें निकालना है किसी मैट्रिक्स का तो एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है और मॉड ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो एडजॉइंट ए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉड ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब हमें आना चाहिए। इनवर्स कैलकुलेशंस हमें पता होनी चाहिए मैट्रिक्स में। उसके अलावा हमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने आनी चाहिए। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। उसके अलावा रैंक मैट्रिक्स की कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। उसके बाद जो मैट्रिक्स हैं डिफरेंट टाइप की उनकी प्रॉपर्टीज को याद कर लें। जैसे क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स यूनिटरी है या नहीं है तो यूनिटरी मैट्रिक्स को कर लें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को तैयार रखें। उसके बाद नॉर्मल मैट्रिक्स को याद रखें। मैट्रिक्स की जो इसको सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं उनको भी तैयार रखें। हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं या इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज याद रखें। तो ये हमें इसमें तैयार करके रखना है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स और साथ साथ आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टीज, इनवर्स और रैंक। ये जो पोर्शंस हैं इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो मैट्रिक्स सदा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं चाहे आप कॉम्पिटिशन्स जो भी दे रहे हो। तो मैट्रिक्स पर मेहनत करें और मैट्रिक्स को पढ़ सकते हैं हम कृष्णा पब्लिकेशंस की बुक को, और साथ साथ मैट्रिक्स को सपोर्ट करें एच के दास से और सोम से भी पढ़ लें। तो आपको क्या होगा कि जैसे आपने मैट्रिक्स के ये तीनों टॉपिक्स तीनों बुकों से ये टॉपिक्स अगर तैयार कर लिया तो फिर हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जब भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा हम कन्वीनियंट रहेंगे। साथ साथ जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं मैट्रिक्स से उन्हें सबको निकाल लें, जिससे हमें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो हमारी तैयार हो गई हैं। अगर हमसे क्वेश्चंस नहीं निकलता है तो हमारी कवरेज को फिर बढ़ा दें, मैट्रिक्स पर फिर और अच्छे रेफरेंसों को ढूंढना शुरू करें। जब तक तैयार रखें जब तक हमारे क्वेश्चंस अभी नहीं निकल जाते। तो ये प्रयास करते रहें मैट्रिक्स में। उसके बाद मैं दूसरा जो टॉपिक्स बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कंपटीशंस की दुनिया में लगातार क्वेश्चंस आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका बहुत अच्छे से तैयार हो, उसमें भी आप याद रखें
कि फंक्शंस का एनालिटिक होना, कि फंक्शन को एनालिटिक हम कैसे चेक करते हैं। हार्मोनिक फंक्शंस याद रखें, हार्मोनिक फंक्शंस क्या होता है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची रेसिड्यू थ्योरम्स, ये सब तैयार रखें। पोल, ब्रांच पॉइंट और जो सिंगुलरिटी हैं और आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, इन पे क्वेश्चंस लगा लें सभी पे। लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज पे क्वेश्चंस निकाल के रखें, क्योंकि सिलेबस में भी मेंशन है लॉरेंट टेलर सीरीज। तो जो टॉपिक्स हैं, मेंशंस हैं, उन पर अच्छे से काम करें। हमें पता चलेगा कि रेसिड्यू से क्वेश्चंस आता है और लगातार क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन से, तो इसको अच्छे से करें। फंक्शंस में कई बार कहता है यू की वैल्यू देता है, वी पूछता है, तो उसके लिए तैयार करके रखें कि कॉची रीमन इक्वेशंस हमें यूज करनी है। और कॉची रीमन इक्वेशंस की दोनों फॉर्म याद कर लें, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अगर एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी है तो एनालिटिक कंडीशंस होगी। और फंक्शंस कैसे बनाते हैं, एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी, वो भी याद रखें। फंक्शंस का इमेजरी पार्ट देता है तो रियल पार्ट हम कैसे एवेल्यूट करते हैं, रियल पार्ट अगर हमें दे रखा तो इमेजरी कैसे करते हैं, और फंक्शंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये सारे काम उसमें करके रखें। हार्मोनिक फंक्शंस को याद रखें कि डेल स्क्वायर, जो किसी फंक्शंस का हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर 0 है तो यू हार्मोनिक होगा, ऐसे हम वी के लिए लेते हैं। तो हार्मोनिक प्रॉपर्टी को भी तैयार रखें। तो इस बुक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में, चाहे आप गेट का पेपर दें, चाहे आप नेट का पेपर दें, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ भी आप जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से लगातार क्वेश्चन आएगा। साथ साथ जो नेट का और गेट के पेपर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फोरियर और लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के जनरल फॉर्मूले याद कर लें कि लाप्लास एफ टी जो होता है वो एफ एस, और जो वैल्यू होती है उसकी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी की इंटीग्रल होती है, और फिर हम एफ टी की वैल्यू को पुट करके कैसे लाप्लास निकालते हैं डिफरेंट फंक्शंस के, वो याद रखें। शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज कर लें दोनों की तैयार, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी 1, शिफ्टिंग 2। उसके बाद इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस पे क्वेश्चंस करके रखें। और जब ये सब चीज़ें तैयार कर लें तो जो लाप्लास पे क्वेश्चंस आ चुके हैं पीछे नेट के पेपर और कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में, उन क्वेश्चंस को लगाएं। साथ साथ जो नोट्स बना लें और इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने नोट्स में कवर करते रहें। जनरल फार्मूले सबके रखें और जो वेरियस प्रॉपर्टीज़ और वेरियस कंक्लूजन्स हैं उनको लिखते रहें। तो हमें पता चलेगा कि लगातार क्वेश्चंस आता है नेट में। मैं देख रहा हूँ कि लाप्लास से बहुत क्वेश्चंस आता है, तो लाप्लास जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट प्रोस्पेक्ट से, मैं कहना चाहूँगा। तो इसको अच्छे से करके चलें, नेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डिफरेंशियल इक्वेशंस को तैयार रखें। उसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशंस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू की फॉर्म, उसको तैयार रखें। एग्जैक्ट के क्वेश्चंस भी करके जाएं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के। होमोजीनियस को बहुत प्राथमिकता दें, होमोजीनियस से क्वेश्चंस आता है। और साथ साथ आजकल क्वेश्चंस आ रहा है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y बराबर 0। यहाँ पे जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फॉर्म होती है, और इस तरीका की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करें। जनरल क्वेश्चन सॉल्व कर लें और बाउंड्री कंडीशंस जो डिफरेंशियल इक्वेशंस पर लगती हैं उनको सॉल्व कर लें। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो मैथमेटिक्स का ये भी एक मैथमेटिकल फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे बहुत अच्छे से तैयार रखें। और कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस और पीआई जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसे कैसे एवेल्यूट करते हैं डिफरेंट केसेज में, वो सब तैयार रखें, तो हमें फ़ायदा मिलेगा। और काफ़ी डिटेल स्टडी करके रखें डिफरेंशियल इक्वेशंस की, नोट्स बना लें इसके भी। और हर तरीका की वैरायटी के आप क्या करें जब प्रिपरेशन करें, तो आप ऐसा करें कि एक तरीका का सपोज का डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो उसकी वैरायटी के जो डिफरेंट आयाम है उस पर क्वेश्चंस करें। कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्ट के सॉल्व करके देख लें, कुछ क्वेश्चंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कर लें, कुछ बर्नौली फॉर्म के कर लें। तो ये इस तरीका के सब तरीका के क्वेश्चंस करके चलेंगे तो फिर जहाँ भी क्वेश्चंस आएगा जिस वैरायटी का वो क्वेश्चंस हो जाएगा। ऑर्थोगोनल जो हमारा कोई फंक्शन है उसका ऑर्थोगोनल हम कैसे चेक करते हैं वो भी ध्यान रखें, वो भी पूछी जाती है प्रॉपर्टी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस में, उन्हें करें। और पीछे का जैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को पूरी सॉल्व कर लें फिर वही करें कि गेट नेट के पीछे के पेपर सॉल्व कर लें। सपोर्ट करें जो मैंने पहले रूपरेखा दे रखी है, महेंद्र कुमार या सुरेखा सिंह की जो बुक है उससे फिर क्वेश्चंस निकाल लें। और जब तक आपकी कवरेज हर तरीका के क्वेश्चंस की ना हो उसे जो है तब तक करते रहें। सदा जब आप प्रिपरेशंस करें कुछ अपने साथ में एक मैथमेटिकल के स्पेशल नोट्स बनाते रहें, उसमें मेंशन करते रहें जो कुछ नया पैटर्न सीखें क्वेश्चन सॉल्व करते समय पर उसे मेंशन कर लें, क्योंकि जब लास्ट में आप पेपर देने जाएंगे तो उन चीज़ों को रिवाइज कर जाएं जिससे उनका लाभ भी मिल सके। नहीं तो कई बार क्या होता है जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तब तो वो आपकी समझ आ जाता है, लेकिन आपने 2 या 3 मंथ तक उसका चीज़ का रिवीजन नहीं किया
तो बाद में ये होता है कि उन चीज़ों को फिर वहाँ अप्लाई नहीं कर पाते, और पता चलता है कि तब हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर वो चीज़ हमने मेंशन की होती है और उसे रिवाइज कर लेते तो अब इस समय क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो रिवीजन की है, और जो आप नोट्स बनाएं और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो वहाँ से सीख रहे हैं, उनके लगातार नोट्स बनाते रहें, जिसके चलते क्या होगा कि बाद में उनका रिवीजन हो जाएगा और आपके लिए फिर कंफर्टेबल हो जाएगा सिलेक्शन लेना भी। तो ये चीज़ ध्यान रखें। फंक्शंस को कर जाएं, और वेक्टर कैलकुलस में बताना चाहूँगा, फंक्शंस में बेसल, लीजेंडर, हर्माइट, लेगोरे, पोलिनोमियल्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें भी मैं देख रहा हूँ लीजेंडर, पोलिनोमियल, हर्माइट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो पहले क्वेश्चन आता था, हर्माइट से भी आ चुके हैं कई क्वेश्चन, लीजेंडर से इस बार ही आया था नेट में, तो इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं पोलिनोमियल से। तो जैसे ही हर्माइट पोलिनोमियल पर आ गया था तो तभी हमें सोच लेना चाहिए था कि हर्माइट से क्वेश्चन आता रहा है तो लीजेंडर पर आने की संभावना है। तो लीजेंडर से क्वेश्चन था पिछली बार, थोड़ा सा ये अप्लाई था, क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। हर्माइट में भी जो क्वेश्चंस आए हैं बहुत मुश्किल नहीं आए। तो इन फंक्शनों को सदा तैयार रखें। बेसल की डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनकी ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी सब देख लें, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी देख लें। उसके बाद उनका फंक्शंस, जनरेटिंग फंक्शन सबका तैयार रखें और उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज को कर लें, सभी फंक्शंस की इसको। और सदा याद रखें कि इनकी डिफरेंशियल इक्वेशंस और सॉल्यूशंस पर जरूर काम करके चले और उन पर अप्लाइड क्वेश्चंस करके जाएं। तो लगातार कंपटीशंस में यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि हर्माइट पे, लीजेंडर पे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बेसल और लेगारे पे संभावनाएं आगे के क्वेश्चन वहां से आ जाए। आप अपनी प्रीवियस स्ट्रेटजी में एक सदा बात याद रखें कि जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आया उसको तो तैयार करें, लेकिन उसके दाएं बाएं का भी सोचना शुरू कर दें, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि जब क्वेश्चंस उन पर्टिकुलर टॉपिकों से लगातार पूछे जाते हैं तो फिर वो उसके आसपास की चीजें पूछना शुरू कर देता है। पहले मैंने देखा था क्वेश्चंस नेट में आया था हर्माइट पोलिनोमियल से, तभी मुझे लगने लगा था कि आगे क्वेश्चंस हर्माइट से ना हो सकता लीजेंडर से आए, तो आगे इस बार क्वेश्चन लीजेंडर पोलिनोमियल से था। तो आगे का मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, जब यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं तो इनको तो रिवाइज कर ही लो, क्योंकि जब आप पीछे के पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक्स रहे हैं इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ साथ ये भी सोच के चले कि उसके दाएं बाएं की चीजें याद रखें, तो आपको पता होगा लेगारे और बेसल से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सारे पोलिनोमियल तैयार करके चलें, और जो क्वेश्चन आए हैं, जो वेरियस प्रॉपर्टीज उसमें यूज हो रही हैं, उसी तरीका के क्वेश्चन आगे इन पर पॉसिबल कीजिए। और जो टॉपिक्स अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा लीजेंडर हर्माइट से, तो जो वेराइटी आ चुकी है उससे डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस भी सोचते चले, जिसके चलते क्या होगा, हमारी जो कवरेज है क्वेश्चंस की वो बढ़ जाएगी और पेपर में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो याद रखें कि जब भी क्वेश्चन आता है तो रिपीटेशंस नेट के पेपर में जनरली कम होता है, कुछ ही क्वेश्चंस कभी रिपीट होते हैं, नहीं तो क्या होता है, क्या तो उसी क्वेश्चंस में जो पहले पूछा जा चुका है उससे आगे की फर्दर कोई चीज़ पूछेगा, या फिर उसी के दाएं बाएं की चीज़ें पूछना शुरू करता है। तो दोनों तरीका से आपको तैयार रखना है, तभी आप अच्छी रैंक लगा पाएंगे। वेक्टर कैलकुलस को अच्छे से पढ़ लें, इसका बेसिक्स फंडामेंटल सब पता होना चाहिए। वेक्टर कैलकुलस बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है, हम बहुत नीचे के लेवल से ही पढ़ने लगते हैं। डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट और जो वेरियस प्रॉपर्टीज हैं वो सब तैयार रखें। स्टोक्स थ्योरम और गॉस थ्योरम्स पे वेरियस अप्लाइड प्रॉब्लम्स करके जाएं। ग्रेडियंट को बहुत अच्छे से करें, ग्रेडियंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगातार पूछी जाती हैं, तो काफ़ी इस पे जैसे ही आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होती हैं, बहुत तेज़ी के साथ रिवाइज हो जाता है वेक्टर, तो इसको भी पढ़ जाएं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। डायमेंशन एनालिसिस से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, मैंने जो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी उसमें लगातार मैं कहता रहा हूँ कि डायमेंशन एनालिसिस पे जरूर काम करें, आपको निश्चित तौर से कंपटीशंस में 5 मार्क्स का कभी भी एडवांटेज मिल जाएगा। इस बार भी जो नेट में क्वेश्चन था मैंने उसे डायमेंशन एनालिसिस से सॉल्व करके दिया है, एक क्वेश्चन, और 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता था डायमेंशन एनालिसिस से। तो काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल कंपटीशंस में डायमेंशन एनालिसिस का, एक क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क्स का, तो इस पर काम करके जाएँ, काफ़ी फायदा मिलेगा। इसको तैयार रखें डायमेंशन एनालिसिस को। 3.5 में 3.75 में भी आता है और जिस भी पोर्शंस में आता है, लेकिन अगर डायमेंशन एनालिसिस आपने अच्छे से समझ रखा है, जैसे वो क्या करता है कि कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय पे उसके आंसर्स देता है, तो और उन आंसरों को देखने के बाद में हमें पता चलेगा कि अगर हमें उन चारों क्वांटिटी की जो क्वांटिटी पूछी गई है, अगर चारों जो आंसर दे रखे हैं उनकी अगर हमारी डायमेंशंस डिफरेंट हैं, तो एक ही, कई बार ऐसा होता है एक ही डायमेंशन से आंसर से मैच करती है, उस आंसर को मार्क करते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन नेट जो अभी पीछे एग्जाम था नेट का, उसके लिए सोल्व भी किया था डायमेंशन एनालिसिस से, उसको देख लें, आपको पता चलेगा। और पीछे के जो डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन हैं उनको देख लें कि डायमेंशन एनालिसिस से प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है। और आपकी सहूलियत के लिए मैं डायमेंशन एनालिसिस पर आगे भी कुछ वीडियो दे दूंगा, जिससे आपको फायदा मिलेगा निश्चित तौर से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा डायमेंशन एनालिसिस। प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट को अच्छे से रखें, प्रोबेबिलिटी फंडामेंटल्स को रखें। कई बार कॉइन को टॉस करता है, कई बार डिस्क को टॉस करता है, उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, उसको तैयार रखें। मैं वीडियो डालूंगा इन पे जो टॉपिक्स हैं
उन पर ज़्यादातर पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आगे अपलोड करूँगा। तो आपको डायरेक्शंस देता रहूँगा वक्त वक्त पे, और मुझे बताते रहें कि किस किस तरीक़ा की आपकी रिक्वायरमेंट है। साथ साथ इस वीडियो में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नाउ इट इज वो क्या चल रहे हैं नेट के पेपर में, और गेट में भी करीब करीब उसी के इर्द गिर्द चीज़ें पूछी जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स कंटिन्यू एक हॉट टॉपिक बना हुआ है पीछे बहुत सालों से। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को बहुत अच्छे से तैयार करके चले, इससे क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल पर पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से करें। और जो लेवल है मैट्रिक्स का, जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है उसके अंदर लेवल तक जाके करें, क्योंकि अगर मैट्रिक्स ए देता है तो कई बार e की पावर a की आइगन वैल्यू कैलकुलेट करा रहा है, तो आप मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे क्वेश्चंस की कवरेज को बहुत ज़्यादा करके जाएं। तो यहाँ से क्वेश्चंस आता है, ये लगातार हॉट टॉपिक बना हुआ है। लीजेंडर फंक्शंस लगातार अब कभी क्वेश्चन था, और हर्माइट पोलिनोमियल्स ये सदा इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक्स बने रहते हैं। रेसिड्यू और एनालिटिक फंक्शंस पर लगातार क्वेश्चंस आता है, और रेसिड्यू कैलकुलेट करने का हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करके रखना चाहिए कवरेज। इस बार भी क्वेश्चंस था, तो लगातार तैयार रखें इस टॉपिक्स को और ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कर दें। जहां आपको पता है कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहा है तो वहाँ पे आपका जो कवरेज है क्वेश्चंस का वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिसके चलते क्या हो कि जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उससे आगे के भी जो टफ से टफ क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं उनको भी हम सॉल्व कर पाएँ। तो आप जब क्वेश्चंस जिस स्तर पर आ चुका है, आप याद रखें कि नेट के पेपर में जब आगे आता है क्वेश्चंस उसी लेवल से, तो उसके ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप क्या करें कि जो टॉपिक्स आ चुके हैं उन टॉपिकों पे वहाँ तक तो पढ़े ही जहाँ तक आ चुका है, उससे आगे की फर्दर की चीज़ें वो बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। तो बहुत ज़्यादा अप्लाई क्यों का पेपर आ रहे हैं आजकल कंपटीशंस की लिहाज से, और डे टू डे पेपर टफ होता जा रहा है। जैसे जैसे कंपटीशंस की तैयारी कराने वाले एक्सपर्ट लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो पेपर का जो लेवल है एग्जामिनर हर बार उसी हिसाब से अपने स्टैंडर्ड को अप करता है। तो मेरा स्टूडेंटों से ये सजेशन है कि अपने लेवल को लगातार ग्रेजुअली इंप्रूव करते चले जाएं, वहाँ तक ना रुकें जहाँ तक एग्जामिनर पूछ चुका है, बल्कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके दाएं बाएं की चीज़ें, और दोनों तरीका की प्रिपरेशंस रखें। एक हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशंस मीन्स जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनके दाएं बाएं की सब चीज़ें, और एक वर्टिकल प्रिपरेशंस में ये होता है कि जहाँ क्वेश्चंस पूछा जा चुका है जिस टॉपिक का, उस पर और फर्दर टॉपिक जो टफ क्वेश्चन है वो क्या क्या बनाए जा सकते हैं। तो आप अगर दोनों तरीका से तैयार हैं कंपटीशंस में तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप केवल वहीं तक प्रिपेयर हैं जहाँ तक एग्जामिनर पूछ रहा है, तो आप निश्चित तौर से जब पेपर देंगे तो दुविधा में आ जाएंगे। तो मेरी सक्सेस की में ये है कि आप दोनों तरीका से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रिपरेशंस के लेवल को तैयार रखें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं बताना चाहूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आ रहा है आजकल, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई बराबर 0। ए और बी यहाँ पे नंबर्स हैं, यहाँ पे कई बार 2, 3 या इस फॉर्म में देगा, तो x बराबर e की पावर z फॉर्म से इसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरीका की प्रॉब्लमों को सॉल्व कर लें, तो हमें पहले से ही पता रहता है कि जब क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस और एग्जैक्ट और इनसे सबसे आ चुके हैं तो फर्दर आगे कहाँ जाएगा, तो इसी लेवल पर आके क्वेश्चन रुक जाता है। जब यहाँ तक पूछा जा चुका है तो इसके दाएं बाएं की चीज़ें फिर तैयार रखें कि इसी तरीका के क्वेश्चंस में अगर यहाँ पे जो टर्म है वो 0 नहीं होगी, फिर उसका सोल्यूशन हम कैसे लेके चलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पहले से ही सोच के चलें, उसके चलते आपके पास जो होगा तो आप सदा स्मार्ट प्रिपरेशंस रखें कि जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उससे फर्दर आगे क्या क्या पूछा जा सकता है। मैं कहूँगा कि ये सक्सेस की स्मार्ट स्ट्रेटजी है जो आपको रखनी है पेपर में। ग्रीन फंक्शंस लगातार हॉट क्वेश्चंस बना हुआ है, मैं देख रहा हूँ लगातार नेट में क्वेश्चंस ग्रीन फंक्शन से आ रहा है। मैं आगे कोशिश करूँगा कुछ ग्रीन फंक्शंस पे कुछ वीडियो डालने की, तो लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्रीन फंक्शन से, तो ये भी हॉट टॉपिक बना हुआ है। मेथड्स पे क्वेश्चंस आ रहे थे, पहले सिम्पसन्स 1/3 रूल पे क्वेश्चंस में देख रहा था, लगातार आ रहा था, तभी मैंने स्टूडेंट से कहा था कि सिम्पसन्स पे काफ़ी पूछा जा चुका है, इसलिए आप आगे के जो रूल्स हैं उनको तैयार रखो। तो इस बार हम देखेंगे ट्रेपेजोइडल रूल से क्वेश्चंस आ गया, तो क्या करें कि अब जब यहाँ से दोनों से क्वेश्चंस आ चुका है तो सिलेबस में मेंशंस और फर्दर जो रूल्स हैं उन पे काम करना शुरू कर दें, क्योंकि इनसे दोनों से क्वेश्चंस आ चुका है तो एग्जामिनर या तो इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट करेगा, तो इन्हें तो इसलिए तैयार रखें क्योंकि इन पे क्वेश्चंस पहले आ चुका है। लेकिन आप स्मार्ट तैयारी के लिए ये भी सोच लें कि इन पे दोनों पे आ चुका है तो फर्दर और कौन कौन से रूल ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चंस नहीं आया और सिलेबस में मेंशन है, तो आपको उससे फिर बेनिफिट हो जाएगा। तो आप सिलेबस को देखते रहें भाई, अगर रंगा कट्टा मेथड पे आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है और उस पर सेकंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर से क्वेश्चन नहीं आया है, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है प्रिपरेशंस की कि जब इन दोनों टॉपिकों से आ चुका है तो आगे फर्दर इन टॉपिकों से आ सकता है। तो आप देख लें कि कौन कौन से मेथड सिलेबस में मेंशन है, तो रंगा कट्टा मेथड से क्वेश्चंस की मुझे उम्मीद है वहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है, या इन्हीं टॉपिकों में से और थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस आ सकता है।
तो दोनों तरीका से आप तैयार रहें तो आपको निश्चित तौर से फायदा रहेगा प्रिपरेशन में। सिम्पसन्स में 3/8 रूल भी पे भी क्वेश्चंस कर लें, उस पर भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो प्रिपरेशंस की स्मार्ट तैयारी में सदा याद रखें कि जैसे ही आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि यहाँ क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप वर्टिकल प्रिपरेशंस को तैयार करें। मीन्स इसी टॉपिक्स में और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं वो आप तैयारी में रखें। और हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशंस में तैयार रखें कि यहाँ 2 इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ चुका है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आसपास के जो भी हमारे पास रूल्स हैं उन पर क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो न्यूटन-रैमसन से क्वेश्चंस आता रहा है, तो न्यूटन-रैमसन को फिर से रिवाइज करके चलें। तो उन मेथडों पे लगातार क्वेश्चंस करते रहें और देख लें कि सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चंस आया है। न्यूटन-रैमसन लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, वहाँ भी एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चंस पूछा है, तो उस न्यूटन-रैमसन को भी फिर से रिवाइज कर लें। तो मैं कहना चाहूँगा वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, न्यूटन-रैमसन मेथड, इसको भी तैयार कर लें। फोरियर लाप्लास पे क्वेश्चंस करके चलें, ये भी सदा एक और टॉपिक बना रहता है एग्जामिनर का। फोरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास और इनवर्स लाप्लास को करें और उन पे अप्लाइड क्वेश्चंस भी करें। बाउंड्री कंडीशंस जो अप्लाई होती हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस पे, डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस में, उनके भी कुछ क्वेश्चंस करके चलें। तो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस की कवरेज को आप बढ़ा दें। मैं कुछ मैथमेटिक्स में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा कि आप मैथमेटिकल फिजिक्स को कैसे नंबर इसमें फैच करें। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने अभी स्ट्रेटजी दे रहा था, इसके हिसाब से आप जो अपनी प्रिपरेशंस को बढ़ाएं। पहले आप सबसे पहले एक काम करें कि एच के दास की बुक को एक रेफरेंस माने सबसे मेन, और उसके ऊपर जो टॉपिक्स हैं उनको मेंशन मार्क कर लें। फिर उसके मेंशन मार्क करने के बाद में आप क्या करें कि जो पेपर है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस का जब आपने मार्क कर लिया तो फिर पेपरों पे जाएं। नेट के पेपर शुरू करें, जो आपका पेपर हुआ था पिछला उसी पेपर से शुरू करें। तो आपको पता चलेगा कि दिसंबर 2018 का जो पेपर था उसके अंदर लिख लें कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, उन टॉपिकों को मार्क कर लें। उसके बाद उसके पहले का जो पेपर था जून 2018 का 2018 का, उसके भी ऐसे क्वेश्चंस मार्क कर लें। 17 और 16 के भी ऐसे ही मार्क कर लें। सिमिलरली गेट के भी मार्क कर लें सिलेबस के ऊपर। फिर उसके बाद में वहाँ से हॉट टॉपिक्स करके लिखें कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनकी सबसे पहले प्रिपरेशंस करें। सबसे पहले उन्हीं को प्रिपेयर कर लें। उनको प्रिपेयर करने के बाद में जब आपकी वो एक लेवल पे प्रिपरेशंस हो जाए, वो क्वेश्चंस आपके निकल जाए, तो उससे थोड़े टफ क्वेश्चंस उसी टॉपिक पर ऊपर तैयार करें। उसको कहेंगे हम कि हमने जो तैयारी की है वो वर्टिकल प्रिपरेशंस कर दी है। उसके बाद जो हमने वो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं जिस पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, उसके इर्द गिर्द की चीज़ें पढ़ना शुरू करें। उसमें स्मार्ट रहें कि जब आप ये मेथड्स पे क्वेश्चंस आ चुका है तो और जो मेथड्स जो अभी नहीं पूछे गए उन पर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनको तैयार करके रखें। वो आपकी हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशंस हो जाएगी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैथमेटिकल फिजिक्स में लगातार करें और जो भी आप सॉल्यूशंस लेके चल रहे हैं उन्हें सॉल्यूशंस करते समय पे उनकी एक कॉपी बना लें, नोटबुक बना लें उनकी, और सॉल्यूशंस को अपने पास रखें। उन सॉल्यूशंस को भी जो आपने करके भी देख रखे हैं उनको भी रीड करते रहें, क्योंकि उसके चलते आपके साथ क्या होगा कि वो रिवाइज होते रहेंगे आपके। नहीं तो क्या होता है कि आपने क्वेश्चंस किया 3 मंथ पहले या 4 मंथ पहले, फिर आपने उस क्वेश्चंस को फिर देखा ही नहीं क्योंकि आगे के और सिलेबस को देखने लगे। अब वो रिवाइज नहीं होंगे तो उस समय पर जब आप पेपर में जाएंगे तो आपको निश्चित तौर से प्रॉब्लम होगी उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करने में, और आपको लगेगा कि जो क्वेश्चंस मैंने पहले किया था वो आज मुझसे नहीं निकल रहा है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि जो आपके पास आप सॉल्यूशन करते जा रहे हैं उनकी एक फेयर कॉपी बनाते चलें। जो सॉल्यूशंस आपका हो जाता है रफ के ऊपर उसे फेयर कर लें, सॉल्यूशंस को, खासतौर से पीछे के पेपर्स को, और उन्हें लगातार रिवीजन को देखते रहें, उनको सॉल्यूशंस को देखते रहें कि मैंने एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था। तो उसके चलते ये होगा कि जब आगे आप पेपर में जाएंगे तो वो आपका रिवीजन होता रहेगा। साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें फॉर्मूलों के कि भाई हमारे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, और डिफरेंट वैरायटी के जो क्वेश्चन हैं उनको करते रहें। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रिपरेशंस के नोट्स बना लें, उसमें भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नोट्स बना लें कि आगे फर्दर क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आप स्मार्ट रहें प्रिपरेशंस में, और खासतौर से इतने स्मार्ट प्रिपरेशंस करें कि आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंसेप्ट बहुत मजबूत होना चाहिए, और जो क्वेश्चंस हैं पीछे के वो रिवाइज हों, और पूरे सिलेबस को होल रिवाइज करके चलो। क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स में अभी भी कहना चाहूँगा एक बहुत बड़ी की है सक्सेस की। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा कि इन 3 बुकों पर अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो, फोकस करते हो, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम और क्वांटम के साथ साथ EMT,
तो ये तीनों बुक ऐसी हैं जो नेट के पेपर में आपको सिलेक्शन करा देंगी, क्योंकि ये अप्रॉक्स 100 मार्क्स की आती हैं। लेकिन आपकी जो कवरेज ऑफ द क्वेश्चन है, मैथमेटिकल फिजिक्स हो, चाहे ईएमटी हो, चाहे क्वांटम फिजिक्स हो, इनमें क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। बहुत ही सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि जनरली स्टूडेंट्स बहुत कुछ प्रिपेयर करने के बाद भी इनमें क्वेश्चंस नहीं कर पाता, और उसका रीजन यही है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रिपरेशंस नहीं करता। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीका की प्रिपरेशंस करके चलो इस बुक की, तो आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं गाइडेंस दे रहा था आपको। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और काफ़ी अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से इस वीडियो में दे रहा था। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये वीडियो मेरी तरफ से सब गाँव के बच्चों को समर्पित है, जो गाइडेंस के अभाव में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस उपलब्ध नहीं हो पाती, जिनकी मॉनिटरी सिचुएशंस अच्छी नहीं है, उन्हीं को समर्पित है। तो कोशिश करते रहें कि इन वीडियो का लाभ गांव में रहने वाले बच्चों तक पहुंचाते रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और इसके जो वीडियो कंटेंट हैं उनको शेयर करते रहें। और इस मेरे मिशन में कि जो बच्चे एमएससी फिजिक्स के और जो बाकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं आईआईटी जेम और बाकी कंपटीशन टेस्ट वगैरह की और बार के फर के लिए, उन बच्चों को ये सभी वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल सिद्ध होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो शुभकामनाओं सहित आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप निश्चित तौर से जो मैं टिप्स दे रहा था इनका फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज।